नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट पे। दोस्तों, हमने जो HSSC के जो ऑनलाइन पेपरों की सीरीज चलाई हुई है ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं HSSC के जो ऑनलाइन पेपर है ना, उनका अगला सेट कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आए हुए। आइए, तो HSSC का जो क्वेश्चन आया है ना, वो आया वही दोस्तों करनाल के युद्ध के बारे में। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध है ना, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। तो करनाल के युद्ध के बारे में आपको दो तीन फैक्ट याद रखने हैं। ये फरवरी 1739 को हुआ था। ठीक है, और करनाल के युद्ध की बात आई ना, तो रेवाड़ी का गढ़ीबोलनी का शासक था एक। रेवाड़ी का गढ़ीबोलनी का क्या नाम था? रेवाड़ी का गढ़ीबोलनी का शासक था। तो वो गया था इसमें युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, रेवाड़ी का गढ़ीबोलनी का शासक था, वो युद्ध में लड़ने के लिए गया था। नाम क्या था? बालकिशन था। भाई, हरियाणा वाले तो कहीं भी पंगा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये बालकिशन रेवाड़ी का ये युद्ध में लड़ने के लिए गया था। युद्ध में मुगलों की हार हुई थी और है ना, नादिर शाह है ना जीत गया था इस युद्ध में। नादिर शाह जीत गया था। नादिर शाह वर्सेज ये मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको लंपट बादशाह बोलते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको मैं बताऊं, मोहम्मद शाह रंगीला को ना स्त्रियों का शौक था। ये महिलाओं के बीच में पड़ा रहता था। ठीक है, और ये संगीत पार्टी आयोजित करता था और बहुत बार तो है ना, ये राज दरबार में भी है ना नंगा चला आता था मोहम्मद शाह रंगीला। तभी तो इसको रंगीला बोलते हैं। इसकी हरकतें या इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप मोहम्मद शाह रंगीला की, तो आप लोगों को ना बहुत आश्चर्य होगा। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ोगे तो ये ऐसा बादशाह था। ठीक है, तो और ये जो बालकिशन था ना रेवाड़ी का गढ़ीबोलनी का, ये युद्ध में साथ देने के लिए गया था। भाई, हरियाणा वाले तो कहीं भी पंगा लेने पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पहुंच गया युद्ध में और ये बालकिशन मारा गया था इस युद्ध में। ठीक है, ये किसका था? ये बालकिशन है ना, ये जो अपना राव राम है ना, राव राम इन्हीं का वंशज था। ये राव राम है ना, इन्हीं का वंशज था। गढ़ीबोलनी में इनकी ना वो थी, इनकी रियासत थी या इनका वो था राजा रजवाड़ा, ये तो जब उस टाइम में थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा था करनाल के युद्ध के बारे में बाद में। अगला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाला, ज्यादा बार हरियाणा का सीएम कौन था बताओ? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात है तो इनका जन्म कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1935 को। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी का नाम क्या था? ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। 5 बार हरियाणा के सीएम रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। उनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को हुआ था चौधरी देवीलाल का जन्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कर्जा माफी और बुढ़ापा पेंशन जैसी योजनाएं चलाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 89 से 91 में ना इन्होंने है ना ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा था। अगला क्वेश्चन था मारकंडा नदी का पुराना नाम। यह क्वेश्चन तो दोस्तों हर पेपर में आता है, ये समझ लो। नदियों का ना हर एक क्वेश्चन पक्का आता है। नदियों का क्वेश्चन आपको गौर से करने हैं। नदियों हरियाणा की मारकंडा का पुराना नाम पूछ रखा है। मैंने आपको मारकंडा के बारे में एक ट्रिक बताई थी। मार मत अरुण को, यह इसको धरती पर रहने दे, धरती पर रहने दे, यह निशा से प्यार करता है। मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, मार से क्या बन गया? मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी बन गया। इसका पुराना नाम क्या था? अरुणा। यही पूछ रखा था, पुराना था। धरती क्या है? ये धरती धर के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से निकलती है। धरती धर के
मारकंडा नदी धरती धर के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धरती धर के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से निकलती है और निस्सा ये जाके कहां गिरती है, सनिसा झील में। अरे जहां पे सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में हुई थी और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया की बात करें तो 4452 है, ठीक है। सनिसा झील उसी में है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है मारकंडा नदी के बारे में। ये मारकंडा नदी के सारे फैक्ट आ गए। और है ना प्यार करता, इसको काला आम खिलाएंगे, काला आम खिलाएंगे। तो ये काला अम्ब से है ना, काला अम्ब कहां पड़ता है, काला अम्ब पड़ता है अंबाला में। अब बहुत सारे तो नए जो बिगनर होंगे वो बोलते ये भी बोल सकते हैं कि काला अम्ब तो पानीपत में भी है। अरे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है, एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। अगर नदियों से संबंधित पूछे ना काला अम्ब कहां है या ये मारकंडा नदी कहां से प्रवेश करती है, काला अम्ब पड़ता है अंबाला में, ध्यान रखना आपको। और पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित काला अम्ब की बात करें ना तो वो पड़ता है अपने पानीपत में ही, ठीक है। ये गौर से ध्यान रखना आपको। और मारकंडा नदी देखो, टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी नदी मैंने आपको बता चुका हूं बहुत बार, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये मारकंडा नदी है, ठीक है। टांगरी नदी जाके गिर जाएगी मारकंडा में, ये मारकंडा नदी जाके गिर जाएगी सरस्वती में, और ये सरस्वती नदी जाके किस में गिर जाएगी, घग्गर नदी में। ये आपको ध्यान रखना है। टांगरी नदी जाके गिर जाएगी मारकंडा में, मारकंडा नदी जाके गिर जाएगी सरस्वती नदी में, ये सनिसा झील है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये सरस्वती नदी, इन दोनों नदियों का पानी लगे कहां, किसमें जाके गिर जाएगी, घग्गर नदी में जाके गिर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए, क्योंकि पूछ सकते हैं कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी, टांगरी है, जो कि मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अब दोस्तों पूछा इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात आई तो ये बात कर लेते कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2018 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो 2018 में जो शुरुआत हुई थी ना, तब पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे कौन था, हरियाणा था। हरियाणा कितने पदक जीते थे, 102 पदक जीते थे हरियाणा ने। सेकंड नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, 1। और थर्ड नंबर पे कौन था, दिल्ली था। थर्ड नंबर पे इन्होंने इस तालिका में 2018 में कौन था, ये है 2018 की टेबल, गौर से याद कर लो। और फिर बात कर लेते हैं 2019 का। ये 2019 का पूछ रखा है। फर्स्ट नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र था। फर्स्ट नंबर पे कौन था पदकों में, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, 228 पदक जीते थे। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते, 228। और सेकंड नंबर पे कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, हरियाणा था। हरियाणा ने कितने पदक जीते थे, 178 पदक जीते थे। और थर्ड नंबर पे कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, दिल्ली था। और अगर बात कर ले, ये तो हो गया 2019 की, ठीक है, 2019 की होगी। अब बात कर ले 2020 की, जो कि असम में हुए थे गेम। 2019 में फर्स्ट नंबर पे कौन था, ये था महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, 256 पदक जीते थे महाराष्ट्र ने। सेकंड नंबर पे कौन था, हरियाणा था। हरियाणा ने कितने पदक जीते थे, 200 पदक जीते थे। और थर्ड नंबर पे कौन था, दिल्ली था। ये आपको याद रखना, ये 2020 की टेबल है। अब बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में है ना, 2021 के गेम है ना, आपको ये याद रखना कि हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम। और खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लेने के लिए है ना, ये जो स्कूल के छात्र होते हैं उनकी उम्र 17 साल से कम होनी चाहिए, ये जरूरी है। देखो पहली बार जो, अगर क्वेश्चन को थोड़ा डीप अच्छा सीखना, ये करंट के क्वेश्चन भी ना बहुत पुराने उठा के देती है, इनका कुछ भरोसा नहीं कहां से क्या आज है। तो आपको रखना 2018 में अगर फर्स्ट में बात करें तो हरियाणा था, 102 पदक जीते थे, ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था, 101 पदक जीते थे। थर्ड नंबर पे दिल्ली था। दिल्ली तीनों चारों गेम में ना थर्ड नंबर पे ही रहा है। अगर बात कर ले 2019 की, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र था, 228 पदक जीते थे। सेकंड नंबर पे 178 पदक जीते थे, हरियाणा था। यही पूछ रखा इन्होंने 2019 वाला कि हरियाणा कौन से नंबर पे था, तो सेकंड नंबर पे था। आपको मैं पदक भी बता दिया, 178 पदक जीते थे, ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पे दिल्ली था। 2020 में कौन सा था, महाराष्ट्र था, 256 पदक जीते थे। हरियाणा ने 200 पदक जीते थे और दिल्ली ने थर्ड पे था, ठीक है। और 2021 के गेम होंगे ना, वो अपने हरियाणा में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रखा वाटर पार्क, हरियाणा में वाटर पार्क।
वाटर पार्क कहां बनाया गया था? हरियाणा में, गुरुग्राम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अगर हम ना वोटरों की बात कर लेना, तो वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वोटर के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, तो वो गुरुग्राम की सीट है, बादशाहपुर सीट, जहां से बीजेपी के जो प्रवक्ता थे मनीष कौशिक, वो हार गए थे। वहां से कोई निर्दलीय जीता था। वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है। और वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट की बात करें तो वो है महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल की सीट। वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट महेंद्रगढ़ की नारनौल की सीट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर बात करें ना एरिया वाइज हरियाणा की विधानसभा की सबसे बड़ी सीट एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सीट होगी अपनी लोहारू की सीट है, जो विधानसभा की सीट है, जहां से जेपी दलाल जी हैं अब की बार कृषि मंत्री। अरे साउथ हरियाणा वालों के लिए गर्व की बात है कि जेपी दलाल जी जैसे कृषि मंत्री लोहारू से मिले हैं। ठीक है, ये भिवानी जिले में पड़ता है। लोहारू हरियाणा का सबसे सूखाग्रस्त स्थान भी है, मैंने आपको बता चुका। लोहारू में जल तरंग पर्यटन स्थल भी है। अमीनुद्दीन लोहारू का नवाब था 1800 साल की क्रांति में, ये आपको गौर से ध्यान रखना है। ठीक है, लोहारू का किला भी है, तो ये गौर से है ना आपको पढ़ लेना है खुद भी नेट पे। और अगर बात करें ना एरिया वाइज हरियाणा की सबसे छोटी सीट, बड़ी तो बता दी मैंने लोहारू, एरिया वाइज सबसे छोटी सीट ना बल्लभगढ़ की है, जहां से कौन जीता हुआ है बताओ? बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी, जो कि रामविलास शर्मा जी के समधी हैं, वो जीते हुए हैं। और अगर बात करें ना वोटर पार्क की बात कर ली, तब है ना हरियाणा में ना 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर, 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर कितने थे? तब चुनाव हुए जब 2019 में, कितने थे? तो ये थे दोस्तों 5910 वोटर, 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर थे। सबसे ज्यादा उम्र के वोटर कहां थे? करनाल में थे। करनाल में थे, कितने थे? 553। 553 वोटर कहां थे? करनाल में थे। और सबसे कम कहां थे 100 साल से उम्र के? सबसे कम थे 111, कहां थे? पंचकुला में। ये आपको ध्यान रखना है, करनाल में 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर इतने थे, 500 के आसपास थे। और सबसे कम कहां थे? पंचकुला में थे, 111 वोटर। ये आपको ध्यान रखना है। और है ना वोटरों की हेल्पलाइन इनके लिए ना टोल फ्री नंबर था 1800 336 1950। ये हरियाणा के नायब तहसीलदार के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 1800 336 1950। ये आपको ध्यान रखना है गौर से, बेशक लिख लो इसको। ये हरियाणा का जो वोटर का है ना वोटर हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर था। और 100 साल से ज्यादा उम्र के कितने थे? ये थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीवीपैट का। वीवीपैट का ट्रायल का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हरियाणा में वीवीपैट का प्रयोग कहां किया गया था। तो वीवीपैट, वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये है। ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटर, देख जैसे अब की बार हमने चुनाव में भाग लिया था, जैसे एमपी के इलेक्शन में हमने बटन दबाया, बटन दबाते हमारे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो एक मशीन रखी हुई थी, उस पर हमने जो ही बटन दबाया ना उसी की फोटो लिखी आती थी। आपने गौर से देखा होगा अपना बटन दबा के, उसमें क्या होता है कि हम इस साइड जो दबाते हैं ना जो भी बटन, वो उस साइड में ना प्रिंट होते जाते हैं वोटर वेरीफाइड। इसमें एक भी वोट का ना घोटाला नहीं हो सकता। जैसे लोग बोलते हैं ना ईवीएम में घोटाला तो ये था, जो जितने हम इस साइड में बटन दबाएंगे ना ईवीएम मशीन पे, उतने ही है ना उसमें प्रिंट होते जाएंगे, या उनका ना डाटा है ना उसमें रहेगा पक्का। किसमें रहेगा? वीवीपैट में। जो मशीन रखी हुई थी जिसमें फोटो आती है, जो भी बटन दबाए हैं, कांग्रेस का दबाया मैंने, कमल का बटन दबाया, या आम आदमी पार्टी का दबाया, या और निर्दलीय किसी का एबीसी का दबाया, तो जो बटन दबाएगा ना उसी में फोटो दिखेगी उसकी। ये आपको गौर से, और आपको ना आपको जागरूक है ना मतदाता बनना चाहिए। अगर जो बटन दबाओ ना वो आपको देखना चाहिए 5 से 10 सेकंड तक कि हकीकत में मेरा वोट है ना पोल हो गया है या नहीं हुआ, या पोल हुआ तो किसको हुआ, कहीं घोटाला तो नहीं हो रखा वोट में। ये आपको ध्यान रखना है आगे से, अब तक नहीं। अब देखो वीवीपैट का ट्रायल कहां का किया गया था? ये किया गया था हरियाणा के 6 जगह पे। कहां का था? थानेसर में, ठीक है, थानेसर में, करनाल में, थानेसर में, करनाल में, पानीपत में, ठीक है, 4 नंबर पे सोनीपत में, 5 नंबर पे कौन सा था? अपना गुरुग्राम था, गुरुग्राम था। 6 नंबर पे कौन सा था? अपना रोहतक था। यहां ना वीवीपैट का ट्रायल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब किया गया था? 27/9/2016 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने एक बार और पहले भी बता दिया, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया था 27/9/2016 को। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये वीवीपैट के बारे में था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब पूछ रखा हरियाणा से सबसे दक्षिणी स्थान। देखो हरियाणा का सबसे, ये है उत्तर, ये है दक्षिण,
ये है पूर्व, ये है पश्चिम। ठीक है, अपने दक्षिणी स्थान कौन सा है? वो है दोहा। दोहा कहां पड़ता है? मेवात में। मेवात का वर्तमान में नाम क्या है? नूह है। ठीक है, और जब मेवात जिला, जब मेवात का नाम क्या था? सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम था। ठीक है, और हरियाणा का उत्तरी स्थान कौन सा है? उत्तरी स्थान है शाहपुर। शाहपुर कौन सा है? शाहपुर है। शाहपुर कहां पड़ता है? पंचकुला में, पंचकुला में पड़ता है। हरियाणा का पूर्वी स्थान कमेंट करके बताओ आप लोग कौन सा है? पश्चिमी स्थान कौन सा है? चौटाला है। चौटाला गांव पड़ता है सिरसा जिले में। हरियाणा का पूर्वी स्थान कमेंट करके बताओ, हथनीकुंड है या ताजेवाला है? ताजेवाला है। हरियाणा का पूर्वी स्थान कौन सा है? ताजेवाला है, जो कि यमुनानगर जिले में पड़ता है। यमुनानगर जिले में पड़ता है ताजेवाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा है ना 27, हरियाणा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट तक के बीच में। 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और 74 27 से 74 28 से 77 36 पूर्वी देशांतर के मध्य। 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य, और 74 28 से 77 36 पूर्वी देशांतर के मध्य हरियाणा है। ठीक है, उत्तरी स्थान मैंने बता दिया शाहपुर है, जो कि पंचकुला में पड़ता है। दोहा मेवात में पड़ता है। मेवात का वर्तमान में नाम नूह है। इसका जब मेवात जिला बना तब इसका सत्यमेवपुरम नाम था। और ये ताजेवाला है पूर्वी, और पश्चिमी है चौटाला सिरसा में। ठीक है, आपको ये गौर से ध्यान रखना है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा है ना मतदान केंद्र की बात करें ना, वो दामन है। दामन, जो कि कहां है? पंचकुला। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, HSSC के ऑनलाइन पेपरों में आएगा। कृषि रत्न पुरस्कार के बारे में बात कर रखा भाई। कृषि रत्न पुरस्कार, कृषि रत्न पुरस्कार ना हरियाणा के ना 9 लोगों को मिला था 2019 का। इसमें ना महिला के बारे में पूछ रखा कि कौन से हरियाणा में कितने लोगों को मिला था? 9 लोगों को मिला था। तो हरियाणा में महिला कितनी थी? तो महिला देखो दोस्तों, HSSC ना डीप जा सकती है। महिला की संख्या थी 1। महिला कौन थी? वो अपने महेंद्रगढ़ से ना, महेंद्रगढ़ जिले से नीतू सिंह, महेंद्रगढ़ जिले से नीतू सिंह, ये है ना एकमात्र महिला थी जिसको हरियाणा का महिला कृषि रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 9 लोगों को मिला था, महेंद्रगढ़ से नीतू सिंह थी। HSSC इतना डीप भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। यजुवेंद्र चहल के बारे में बात कर रखा भाई। यजुवेंद्र चहल, इनका जन्म कब हुआ था? सबसे पहली बात तो कि यजुवेंद्र चहल का संबंध कहां से? ये है जींद से। यजुवेंद्र चहल कहां से? जींद से। और ये है ना क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट में है ना ये बॉलर है, बॉलर है, स्पिन बॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है ना भारत की तरफ से ना चेस भी खेल चुके हैं, शतरंज भी खेल चुके हैं। ये भारत की तरफ से नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी रहे शतरंज के, ये भी आपको ध्यान रखना। इनका जन्म कब हुआ था? जींद में हुआ था 1990 में। ठीक है, अभी इनकी एंगेजमेंट हुई है 8/8/2020 को। एक यूट्यूबर है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है उनका कौन है यूट्यूबर, आप यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना कौन थी। 8/8/2020 को इनकी एंगेजमेंट हुई। पता नहीं जयश्री है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, धनश्री, हाँ सॉरी धनश्री है, एक यूट्यूबर है ये, धनश्री वर्मा है शायद, बट वैसे भी आप देख लेना इसको, ये धनश्री वर्मा है क्या। 8/8/2020 को इसकी एंगेजमेंट हुई है। 1990 में इनका जन्म हुआ है। यजुवेंद्र चहल है, जींद से, क्रिकेट खेलते हैं। पहले ये चेस भी खेलते थे, नेशनल लेवल पे खिलाड़ी रहे चेस के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑनलाइन पेपरों में। अगला पूछ रहा है उद्यान महोत्सव। उद्यान महोत्सव है, उद्यान महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चंडीगढ़ के रोज गार्डन में। रोज गार्डन का पुराना नाम क्या है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ये है ना इसका
नाम है पूरा। इसको 1967 में बनाया गया था। 1967 में किसने बनाया था? मोहिंदर सिंह ने। मोहिंदर सिंह ये कौन थे? ये चंडीगढ़ के राज्यपाल थे मोहिंदर सिंह उस टाइम में। 1967 में बनाए थे इन्होंने ये रोज गार्डन। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ना कम से कम ना 50,000 से ज्यादा है ना, 50,000 से ज्यादा है ना इसकी प्रजातियां हैं रोज की। ये आपको ध्यान रखना, 50,000 से ज्यादा रोज की प्रजातियां हैं और बहुत सारे फूल भी हैं यहाँ रोज के। अगर आपको बात आ जाए ना गवर्नमेंट रोज गार्डन, अगर पूछ ले HSSC, ये नेशनल जी का क्वेश्चन बन गया। गवर्नमेंट रोज गार्डन तो ये है ऊटी में। ऊटी कहां पड़ता है? ऊटी पड़ता है अपना तमिलनाडु में। अरे ये तो घूमने की जगह भी है, तो टूरिस्ट है। आपको किसी को पसंदीदा प्लेस हो ना ऊटी, उसके बारे में बताओ, या आप ना गूगल करके देख लेना ऊटी के बारे में, कैसा नजारा ऊटी का। ठीक है, गवर्नमेंट रोज गार्डन की अगर पूछ लेना तो ये है। अगर पूछ ले नेशनल रोज गार्डन, नेशनल रोज गार्डन, देखो हम है ना क्या है, रटे रटाई चीजें पढ़ते रहते हैं। ये है चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी कहां है? दिल्ली में। विश्व में और भी रोज गार्डन है, आप पढ़ लेना। रटी रटाई चीजें पढ़नी बंद कर दो, समझना शुरू कर दो और है ना कुछ अलग फैक्ट पढ़ना शुरू कर दो, तभी आपका कुछ सिलेक्शन हो सकेगा। मैंने आपको बता दिया रोज गार्डन, गवर्नमेंट रोज गार्डन की बात है ना ऊटी तमिलनाडु में है। अगर नेशनल रोज गार्डन की बात आ जाए चाणक्यपुरी दिल्ली में है। ये ध्यान रखना है। अगर जाकिर हुसैन रोज गार्डन पूछ ले HSSC तो वो कहा करना, चंडीगढ़ टिक करना है। ये ध्यान रखना आपको। चंडीगढ़ के कहां है? सेक्टर 16 में है। सेक्टर 16 में है, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ ये पढ़ लो आप। HSSC पेपर कभी भी करवा सकती नहीं। कमेंट करते रहते हो कब होंगे सर पेपर, कब होंगे, मैसेज करते रहते हो। पढ़ लो गौर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हरियाणा में किस लोक नृत्य में पुरुषों के एक संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं? देखो भाई इस क्वेश्चन को, संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं तो ये है गुरु गुग्गा नृत्य। गुरु गुग्गा का जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, उसमें है ना गुरु गुग्गा नृत्य में क्या होते हैं? भगत है ना जंजीरों से खुद को पीटते हैं। भगत है ना खुद को जंजीरों से पीटते हैं। उस जो जंजीर होती है उसको चाबुक बोलते हैं, उससे ना भगत खुद को पीटते हैं गुरु गुग्गा नृत्य में। और गुरु गुग्गा नृत्य में ना जो पाठ किया जाता है, सतुक्ति की जाती है, उसमें डेरू बजाया जाता है। डेरू ये है ना ढोलक का ही ना छोटा रूप है ना, डमरू का बड़ा रूप है। डेरू डमरू ये HSSC पूछ चुकी है। डमरू तो होता है छोटा और डेरू होता बड़ा। अगर पूछ लेना HSSC डमरू किसका छोटा रूप है, डमरू, तो ये है डेरू का। अगर पूछ ले डेरू किसका बड़ा रूप है तो ये डमरू का है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको ना बकरे की ओजड़ी की पतली खाल, बकरे की ओजड़ी की पतली खाल है ना इसके ऊपर मढ़ी जाती है। ये ध्यान रखना आपको, ये ऐसा फैक्ट है किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है। बकरे की ओजड़ी की पतली खाल है ना डेरू के ऊपर मढ़ी जाती है, दोनों साइड में उसके जो ताल बनाए जाते हैं उसी से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए फोटो डेरू की तो वो भी एक दिन अपलोड करूंगा मैं, डेरू कैसा होता है। ये गुरु गुग्गा ना चौहान वंश का प्रतापी राजा था। मैं आपको गुरु गुग्गा की स्थिति बताऊं ना, गुरु गुग्गा चौहान वंश का प्रतापी राजा था। इसने ना तोमर वंश के जो है ना अपना ये फरीदाबाद में था अनंगपाल तोमर, इसको भी हराया हुआ है इसने। और यहां तक है ना अपने हांसी तक और है ना अपने फरीदाबाद तक ना इसने कब्जा कर लिया था गुरु गुग्गा ने, इसको हरा के तोमर वंश के राजा को। ये बहुत प्रतापी राजा था चौहान वंश का, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन सा है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा के बारे में बात कर रहा भाई। इसका जन्म कहां हुआ था? इसका जन्म हुआ था नांगल चौधरी में। यह क्वेश्चन HSSC ने कम से कम है ना 20 बार पूछा है। जन्म इनका नांगल चौधरी में कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इस कवि के बारे में की है कि 4 लाइनें सुना रहा हूं, 4 लाइनें सुना रहा हूं। ये इस कवि की खासियत है। ये कवि है ना अपनी पत्नी के ऊपर या पत्नियों के ऊपर है ना कटाक्ष करता है। ये पहला है ना ऐसा बहादुर कवि होगा जो अपनी पत्नियों के ऊपर भी कटाक्ष कर देता है, अपनी पत्नी पे कटाक्ष करता है। 4 लाइनें सुना रहा हूं, ये इसकी वो है टैगलाइन है। और 4 लाइनें सुना रहा हूं ना, ये एल्बम है ना 1980 में रिलीज हुई थी। टी सीरीज ने की थी।
ये आपको ध्यान रखना है। 4 लाइनें सुना रहा हूं, इस कवि के बारे में है, नंगल चौधरी में जन्म था। इसने ना दिल्ली के श्री राम कॉलेज से कॉमर्स से, दिल्ली के जो टॉप कॉलेज है ना कॉमर्स का, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इसने ग्रेजुएशन की हुई है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इसने बीकॉम की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि एचएसएससी और ज्यादा डीप जाए ना, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगी। और इसको ना काका हाथरसी अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? काका हाथरसी अवार्ड। काका हाथरसी अवार्ड इनको मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? काका हाथरसी अवार्ड। काका हाथरसी को ना, इसका असली नाम क्या था काका हाथरसी का? ये तो काका तो उपनाम दे रखा, हाथरस का क्या है? हाथरस से ये संबंध रखता था। इनका था प्रभु लाल। इनका क्या नाम था? प्रभुलाल या प्रभुदयाल इनका नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1906 को इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, 28 सितंबर 1906 को इनका जन्म हुआ था काका हाथरसी का। और ये ना हाथरस है ना यूपी, हाथरस यूपी से संबंध रखते थे, और काका इनको वैसे ही नाम दे रखा था। तो ये ना काका हाथरसी अवार्ड ना सुरेंद्र शर्मा को कब मिला गया था? 1996 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और पद्म श्री है ना, पद्म श्री अवार्ड 2013 में मिला था। किसको? अपने सुरेंद्र शर्मा जी को। ये आपको गौर से ध्यान रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन एचएसएससी ऑनलाइन पेपर में कौन सा है, वह है हरियाणा उर्दू अकादमी की बात कर रहा है भाई। हरियाणा उर्दू अकादमी की बात कर रहा है। हरियाणा उर्दू अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर, ये ध्यान रखना आपको, 1985 में। एचएसएससी ने ये भी है ना एग्जैक्ट डेट भी है ना कई बार पूछ ली है, और एग्जैक्ट डेट है ना 20 दिसंबर 1985, 21 दिसंबर 22 दिसंबर 1985, 23 दिसंबर, ऐसे ऑप्शन दे दिए ना तो मुंह लटकाते फिरोगे, फिर पढ़ते तो हो नहीं। 22 दिसंबर 1985 है ना, ये याद रखना आपको अच्छे से गौर से, हरियाणा उर्दू अकादमी का। और अल्ताफ हुसैन हाली अवार्ड भी आपने सुना होगा, 2.51 लाख राशि दी जाए, 2,51,000 रुपए अल्ताफ हुसैन हाली अवार्ड की राशि है। मैंने कितनी बार बता चुका, अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। इनको शमसुल उलमा की उपाधि अंग्रेजों ने कब दी थी? 1904 में दी थी। मृत्यु कब हुई थी इसकी, अल्ताफ हुसैन अली की? ये 1914 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा उर्दू अकादमी का जो पहला और आखिरी उर्दू कवि है ना, कौन है? अनूप चंद आफ्ताब। लाला अनूप चंद आफ्ताब जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था। कहां हुआ था? पानीपत में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, सारे फैक्ट पढ़ लो गौर से अच्छे से, ये इनके बारे में है। और हरियाणा का कला और साहित्य किताब है, भार्गव है, पता नहीं कौन है, शायद हाँ गोपाल भार्गव की किताब है हरियाणा कला और साहित्य। वो किताब अगर आपको कहीं मिले ना मार्केट में, हरियाणा कला और साहित्य, किसकी है? गोपाल भार्गव की। अगर किसी के पास टाइम हो, ये पीजीटी वाले ना, हिंदी वाले या पीजीटी ये जो लिटरेचर वाले, एक बार इस किताब को भी देख लेना, गोपाल भार्गव। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं आपको हरियाणा से रिलेटेड, अगर डीप गए तो। अगर आपके पास टाइम हो ना, हरियाणा कला और साहित्य गोपाल भार्गव की ये किताब आप देख पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर, ये भी हो गया। हथनीकुंड बांध, ये यमुना नदी पर बनाया गया है। मैंने नदियों की जो टॉपिक करवाया उसमें अच्छे से बताया है कि हथनीकुंड बैराज कहाँ है, यमुनानगर में है, और यमुना नदी में बनाया गया है। यमुना नदी की लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा बनाती है। और ये ना हरियाणा के 6 जिलों से बहती है, यमुनानगर से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत से, फरीदाबाद से और पलवल के हसनपुर से ना यूपी में प्रवेश कर जाती है। और ये फरीदाबाद जिले में 45 किलोमीटर बहती है, फरीदाबाद जिले में 45 किलोमीटर बहती है सीमा। और ये यूपी के अलीगढ़ और है ना यूपी का बुलंदशहर, देखो यूपी के अलीगढ़ और यूपी का बुलंदशहर के बीच है ना ये बॉर्डर बनाती है। यूपी के 2 जिलों के बीच भी बुलंदशहर और कौन सा बताया मैंने, अलीगढ़, इन जिलों के बीच भी ये बॉर्डर बनाती है। और हरियाणा में ये इसके बीच हसनपुर से है ना
हसनपुर जो पलवल में पड़ता है उससे ना ये अलीगढ़ में यूपी में प्रवेश कर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 45 किलोमीटर ये कहां बहती है, ये ओनली 45 किलोमीटर बहती है फरीदाबाद में। और कुल हरियाणा में जो अपवा तंत्र की बात करें ना इसका, तो वो 320 किलोमीटर के आसपास है, जो हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर बनाती है। और यमुना नदी पहाड़ों में कितने किलोमीटर बहती है, मैंने आपको बताया था नदियों के उसमें टॉपिक में। यमुना नदी पहाड़ों में 152 किलोमीटर बहती है। अच्छा शशि, कभी इतनी डीप भी जा सकती है। यमुना नदी की सहायक नदी मैंने बताई थी चंबल, चंबल के बारे में 3 याद रखते। चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, महात्मा गांधी बांध और है ना जवाहरलाल नेहरू बांध, ये 3 बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंबल नदी के अंदर ना घड़ियाल पाए जाते हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ये चंबल नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चंबल नदी आगरा के पास में जाके इसमें यमुना नदी में मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की बात कर रखे है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये कहां है, भिवानी में है। चौधरी बंसीलाल का जन्म कब हुआ था, गोलागढ़ में। गोलागढ़ कहां पड़ता है, वर्तमान में भिवानी में। जन्म कब हुआ था, 26 अगस्त 1927 को। किसका जन्म हुआ था, बंसीलाल जी का। बंसीलाल जी ने एक पार्टी कौन सी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की। बंसीलाल जी को हराया किसने था एमपी के इलेक्शन में, चंद्रावती ने। कब हराया था, 1977 में। चंद्रावती ने 1977 में, ये गौर से याद कर लो। चंद्रावती का संबंध कहां से था, चंद्रावती डालावास गांव कहां पड़ता है वर्तमान में, चरखी दादरी में। ठीक है, ये आपको गौर से फैक्ट याद करनी है। जो लोहारू और चरखी दादरी रोड है ना, बाडड़ा से जस्ट आगे थोड़ा चलते ये डालावास गांव है, यहां से चंद्रावती का संबंध है, ये आपको गौर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहंदी के उत्पादन के लिए, भाई मेहंदी और बजरी के उत्पादन के लिए फरीदाबाद जिला प्रसिद्ध है। मेहंदी की बात है, गलियोडस फूल की बात आ जाए, ये फूल है ना सब, ये है ना इसमें मिलते हैं, अपने फरीदाबाद में मिलते हैं। ग्लेडियोडस पता नहीं भाई कौन, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम है, ये फरीदाबाद में मिलता है। ठीक है, और मेहंदी ये भी फरीदाबाद में है। ठीक है, और बजरी की बात आ जाए, ये भी फरीदाबाद में है सब। अरे बजरी तो अब ऑटोमेटिक होगी ना, नदियों का पार्ट है इतना लंबा, तो बजरी तो होगी फरीदाबाद में, ये है। अगर चूड़ियों की बात आ जाए, ठीक है, चूड़ियों की बात आ जाए ना, देख कैसे खुश हुए हैं, चूड़ियों की बात हुई तो। चूड़ियां है ना, अगर कांच की चूड़ियों की बात करें ना तो ये रोहतक में है। अगर लाख की चूड़ियों की बात करें ना तो ये कहां है, अपने महेंद्रगढ़ में है। ये आपको ध्यान रखना, लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ में और कांच की चूड़ियां कहां है, अपने रोहतक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहां है, हिसार में है। हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। हरियाणा HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2/2/1970 को। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2/2/1970 को हुई थी। इसको ना चौधरी चरण सिंह के नाम पे कब रखा गया था, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब रखा था ये नाम, 1991 में रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। धान पे शोध करने के लिए भी इसको अवार्ड मिल जाता है, हरियाणा को कृषि कर्मण अवार्ड, हरियाणा कृषि कर्मण अवार्ड। ये कौन सी फसल के लिए दिया गया था, बताओ। ये है ना धान के लिए दिया गया था हरियाणा को। कब दिया गया था, 2014-15 में, हरियाणा कृषि कर्मण अवार्ड। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, HAU यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया, 2/2/1970 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह के नाम 1991 में करा था। कृषि कर्मण, धान पे भी शोध करती है HAU। ठीक है, और HAU में हरियाणा का अंतरिक्ष केंद्र, क्वेश्चन को ज्यादा डीप बनाए, HAU में हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र कहां है, या हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तो HAU यूनिवर्सिटी करना है हिसार ऑप्शन। कहीं लगा दो पंचकुला या कुछ लगा दो, आपको तो पता नहीं, कुछ कुछ दिखता रहता है दिन में भी, ऊंट को भी बकरी बता सकते हो। ये बोल रखा कि वर्तमान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाइज कौन सा है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे ना तो कौन सा है, भिवानी है। अगर वर्तमान में पूछे ना तो सिरसा है। सिरसा का जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4277 स्क्वायर किलोमीटर है
सिरसा जिले का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का कितना है? 741 स्क्वायर किलोमीटर। और अपना पंचकुला है ना, उसका कितना है? पंचकुला का कितना है? 898 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर है ना जनसंख्या वाइज, और सिरसा का है ना, सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और अपने फरीदाबाद में ना कितने हैं? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अगर फरीदाबाद का 2001 के आंकड़ों के अनुसार पूछ लेना कि कितने हैं, तो ये हैं 10-20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 के आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद के। पंचकुला में 898 स्क्वायर किलोमीटर इसका पंचकुला का एरिया है। फरीदाबाद की जनसंख्या किसकी है? कितनी है? 180 33 व्यक्ति हैं। और पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? 56,1293। ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला की साक्षरता दर पूछ ले तो 81 पॉइंट कितनी है? 88 है। ये आपको गौर से ध्यान रखना है। ये मेन फैक्ट थे। और अपने फरीदाबाद की ना साक्षरता दर कितनी है? 81.70 है। ये आपको सारे फैक्ट है ना अच्छे से याद रखने हैं। अगला देखते हैं, हरियाणा पुलिस के लिए हर समय पोर्टल। वाह जी वाह, बढ़िया क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस वालों के लिए भी। हर समय पोर्टल कि हरियाणा पुलिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हर समय पोर्टल। अरे अपराध वगैरह से ना हरियाणा डिजिटल होता जा रहा है। हर समय पोर्टल, अगर हर समय पोर्टल की बात ना, एक ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना जो पूछेगी HSSC आगे। महिला थाने याद रखने आपको। ठीक है, 33 है 34 है महिला थाने जो भी हैं, आपको वो याद रखने हैं कि महिला थाने कितने हैं हरियाणा में। और महिला थानों की शुरुआत कब हुई थी? पहला गुलाबी थाना या पहला महिला थाना कब बनाया गया था? 29 अगस्त को हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। और सब वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महिला थाने हैं? आप तो रट लेते हो, हरियाणा में पढ़ लिया आपने, हरियाणा में महिला थाने हैं। अगर पूछ लेगी ना HSSC इंडिया का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिला थाने हैं? बताओ, जहां सबसे ज्यादा महिला थाने हैं। तमिलनाडु है, केरल है? कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। हरियाणा का वह कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा महिला थाने हैं? ये है ना रटे रटाई क्वेश्चन है ना, पढ़ने बंद कर दो, थोड़े स्मार्ट बन जाओ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हर समय पोर्टल की बात है जो ना, तो फिक्की में FICCI फिक्की ने क्या किया है? हर समय पोर्टल को, हरियाणा पुलिस को ना 2019 में, अगस्त 2019 में फिक्की ने ना हरियाणा पुलिस के हर समय पोर्टल को या हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया फिक्की ने। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकती है HSSC, इनका कुछ भरोसा नहीं है क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। कौशल्या बांध के बारे में बात कर रहा भाई। मैंने आपको बताई थी कि इसकी गग्गर नदी की ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी बताओ, याद है किसी को? कौशल्या के घाघरे में झांझर लगी है। तो कौशल्या से क्या बन गया? कौशल्या नदी बन गया। घाघरा से क्या बन गया? घग्गर नदी। ठीक है, और झाझरा से क्या बन गया? झाझरा नदी। ये आपको ध्यान रखना है। कौशल्या घाघरे में झांझर लगी हुई है। और ये है ना कहां से निकलती है? डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है। 1927 मीटर की ऊंचाई से। और इसी में ना कौशल्या नदी में कौशल्या बांध के बारे में बात कर रही, तो ये बनाया गया है। और ये पंचकुला के कहां से प्रवेश करती है? ये कालका से प्रवेश करती है पंचकुला के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस पे घग्गर नदी पे कौन सा बांध गिरा है? सिरसा में ओटू नामक स्थान पर विराज बांध बनाया गया है। और ये घग्गर नदी आगे जाती है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल बसा हुआ था? राजस्थान का कालीबंगा बसा हुआ था, जहां पे लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मेकअप के साक्ष्य मिले हैं। सबसे गरीब थी। अरे जहां ये ऐसे ऐसे सौदे मिलेंगे तो गरीबी होगी वो सभ्यता। ठीक है, सिंगारदानी में मिली है वहां, पता नहीं और क्या क्या मिला है वहां। वो ना ये जो राजस्थान का जो कौन सा था मैंने बताया कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता था। घग्गर नदी को पाकिस्तान में घग्गर आंकड़ा नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? कमल हरियाणा का राजकीय फूल है। हरियाणा का राजकीय फूल पूछ रखा था, कमल है। फूल कौन सा पूछ रखा है? कमल है। मैंने राजस्थान क्यों लिख दिया? HSSC ने एक बार
गुजरात के पूछ लिए कि गुजरात की साक्षरता दर कितनी है, गुजरात का सेक्स रेशो कितना है, लिंगानुपात कितना है। बताओ गुजरात का क्या तुक बनता है पूछने का। तभी मैं बोला हूं राजस्थान का भी देख लो। राजस्थान का फूल कौन सा है? रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल, ठीक है। हरियाणा का पशु कौन सा है बताओ? काला हिरण। हरियाणा का पेड़ कौन सा है? पिप्पल का पेड़। पिप्पल के पेड़ को बो का पेड़ बोलते हैं, बो का पेड़। अच्छा, शशि ने एक बार आईटी इंस्ट्रक्टर के पेपर में ये दे दिया था, बो का पेड़। हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो ये पिप्पल नहीं लिखा हो ना, बो का पेड़ लिखा हुआ है मिलेगा। जब अगर ये बो का पेड़ मिलेगा तो आपका भी, मैं बता रहा हूं बस, दिक्कत हो जाएगी। और राजस्थान का कौन सा है पेड़ की बात करें तो ये है खेजड़ी। खेजड़ी जिसको क्या बोलते हैं? जांडी बोलते हैं, ठीक है। ये पेड़ है। हरियाणा का खेल कौन सा है? कुश्ती। राजस्थान का कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का कौन सा है? बास्केटबॉल। ये आपको मेन है। और हरियाणा का पशु काला हिरण है। ये आपको मेन फैक्ट है ना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। वैज्ञानिक उपकरणों की बात कर रहे हैं भाई। वैज्ञानिक उपकरण, कहां मिलते हैं? हरियाणा में, अंबाला में। अपरेटस सिटी बोला जाता है अंबाला को, उपकरणों की नगरी, ठीक है। पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकर सिटी, वीवर सिटी या बुनकर सिटी, बुनकर सिटी ये बोला जाता है। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब भी बोला जाता है, ठीक है। पानीपत को पेट्रो, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि पता नहीं कास्ट सिटी, पता नहीं ऐसा कुछ था, पेट्रोकेमिकल कास्ट नहीं बोला वो बच्चा कि कास्ट सिटी, हरियाणा का कास्ट सिटी। अरे खुद के डाउट क्लियर नहीं कि क्या पेपर क्लियर करोगे? खुद के पेपर तो डाउट तो क्लियर कर लो। मास्टर पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, कास्ट सिटी क्या क्या, पता नहीं कभी पेपर में आए भी हुए हैं, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी। अगर कास्ट लिखा हो जाए ना, कास्ट कास्ट सिटी, तो कास्ट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? यमुनानगर में होता है, बांस वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है, वहां है। कौन? पेट्रोकेमिकल हब भी बोला जाता है। बाहुली में, बाहुली में क्या है? इंडियन ऑयल का कारखाना है। स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी इंडियन ऑयल के। अगर इंडियन ऑयल, अगर पेट्रोलियम संस्थान पूछ लेना कि हरियाणा पेट्रोलियम संस्थान, तो गुरुग्राम करना है, हरियाणा पेट्रोलियम संस्थान। गौर से क्वेश्चन सुन लो। और पेट्रोकेमिकल हब है ना बाहुली, पानीपत में 1980 में स्थापना हुई थी, ठीक है। पानीपत का एरिया की बात करें तो कितना है? पानीपत का एरिया कमेंट करके बताओ कितना है। पानीपत की तीनों लड़ाइयां, ये भी पढ़ लेना गौर से। वैसे तो मैंने एक लड़ाई और बताई थी पानीपत में 1390 में हुई थी, जिसका इतिहास में जिक्र नहीं है। दोस्तों आज की जो HSSC की जो ऑनलाइन पेपर की सीरीज है, इसको यहीं खत्म करते हैं। अगली एक नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।